वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की ये वीडियो में बात करूंगा जीवन के एक बहुत ही गहरे अनुभव के बारे में। लाइफ के इस पड़ाव पे ये साफ अनुभव होता है कि कैसे रोजाना 24 घंटे हाथ से निकले जा रहे हैं। 86,400 सेकंड मृत्यु रोजाना। 86,400 कदम आगे को बढ़ रही है अपनी तरफ, और समय अवधि आने पर यह शरीर समाप्त हो जाएगा। महान पूज्य वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यह शरीर और संसार अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, और गति इतनी सूक्ष्म है, इतनी तीव्र है, पर इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती, लेकिन उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे आके जरूर दिखाई देती है। तो जीवन का ये अनुभव आज होता है कि कैसे रोजाना 24 घंटे हाथ से निकले जा रहे हैं। बीती जिंदगी में अभी तक ये वक्त सबसे ज़्यादा कहाँ कंज्यूम किया, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। आप मुझसे कम एज के जो यूथ हैं, उनको अगर मेरी बात पसंद आए तो ज़रूर इसको अपनाएं अपने जीवन के अंदर। मैंने ये अनुभव किया कि जीवन का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो कंज्यूम होता है वो होता है पैसा कमाने की दौड़ में। चाहे आपकी कांस्टेंट इनकम सोर्स हो, चाहे आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो, पैसा कमाने के लिए दौड़ना पड़ता है, समय खपाना पड़ता है। 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, 2-2.5 घंटे ट्रैवलिंग में लगाने पड़ते हैं। ये जाते ही जाते हैं हाथ से। 2-3 घंटे आदमी एंटरटेनमेंट में बिता देता है, घंटा 2 घंटा, इस तरीके से रात सो के बीत जाती है। इससे 24 घंटे हाथ से निकले जा रहे हैं। महीने भर बाद कुछ अर्निंग्स आती हैं, लेकिन ये जरूर है कि उसके बदले में 1 महीने की जिंदगी भी हाथ से जा चुकी होती है। पहली बात, लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा कंज्यूम होता है पैसा कमाने के चक्कर में। और दूसरा, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे समाज की व्यवस्था है, फॉर एग्जाम्पल, यदि एक आदमी की किसी भी प्रयास से आप लगा लीजिए, चाहे पेपर उसने एग्ज़ाम पास किया हो, बड़ी मेहनत करी हो, सरकारी नौकरी लग गई, तो उसकी लाइफ तो सिक्योर है, उसको हर महीने एक बंधी बंधाई तनख्वाह आ रही है और वो अपनी लाइफ को बड़े तरीके से मैनेज कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, हो सकता है उसी के परिवार में ही उसका छोटा भाई या उसका बड़ा भाई शायद अपना जीवन मजदूरी कर कर बिता रहा हो, मेहनत करके बिता रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर कर बिता रहा हो, तो उससे पूछ कर देखो कि वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है वो अपने जीवन के अंदर। तो हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसके अंदर एक बहुत बड़ा अनुपात है जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है। पैसा कमाने की संघर्ष भरी जीवन में व्यक्ति के जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मैंने ये नोट किया है, व्यक्ति उनको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपने जीवन का कुछ भी समय एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर ना कंज्यूम करें, ये मेरी एडवाइस है आपको। वो भी तब जब मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई पे खपाया है, एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च पे कंज्यूम किया है, और मैंने लाइफ देखी है, लोगों के चार्ट देखे हैं और उनकी लाइफस्टाइल देखे हैं और उनके डिसीजंस देखे हैं, अपना लाइफस्टाइल देखा है, अपना चार्ट देखा है, स्टोन्स का असर देखा है जीवन के ऊपर। इन सब का निष्कर्ष निकालकर मैं एक सबसे बेस्ट एडवाइस देता हूँ कि ज़िंदगी में अपना समय एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग, इन सब जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी चीज़ों के ऊपर कंज्यूम ना करें। क्यों? क्योंकि इनसे जीवन की किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। इससे केवल और केवल एक समझ मिल सकती है। हल आपको खुद ही ढूंढना है, हल आदमी को खुद ही ढूंढना होता है। जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो पता कितना है? केवल एक एक बूंद भर इस्तेमाल है एस्ट्रोलॉजी का लाइफ में, सिर्फ एक बूंद भर, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
एस्ट्रोलॉजी की मदद से आदमी अपना नेचर पहचान सकता है। एक मंगल प्रधान व्यक्ति का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा और एक चंद्र प्रधान व्यक्ति का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। परिवार में दो बच्चे होंगे, दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल, एक बच्चा ऐसा होगा जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर चीज सिस्टमेटिकल तरीके से करेगा, और एक बच्चा ऐसा होगा उसको 4 बार समझा दो उसको तब भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हॉरोस्कोप से एक आइडिया मिल जाता है, और उस आइडिया के साथ, उस आइडिया मिलने के बाद आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो। आप कोई प्लेनेटरी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं आपको अपनी जिंदगी का बहुत डीप तजुर्बा बता रहा हूं, तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। जिंदगी ग्रहों से कंट्रोल्ड नहीं होती, जिंदगी पास्ट कर्मास के हिसाब से कंट्रोल होती है। पास्ट कर्मा के हिसाब से हमें सरकमस्टांसेस मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बड़ा ही इफेक्टिव एग्जांपल है, ध्यान से सुनिए। ग्रह आदमी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करते। सबसे पहला लगन लेते हैं मेष लगन, पहली राशि मेष राशि 1 नंबर। 1 नंबर का लगन यदि हो, मेष लगन की जन्म कुंडली हो, तो ऐसे जातक के लिए जो मंगल है वो परम लाभकारी, परम शुभकारी ग्रह बन गया। सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल उसको देगा। मंगल का ही दारोमदार है, मंगल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके जीवन के अंदर हर कार्य की सफलता प्रदान करना। अब मंगल प्रधान व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर आप देखिए आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन कि मैटीरियलिस्टिक दुनिया का जितना भी सुख देने वाला जो ग्रह है शुक्र, वो प्रबल मार्केश बनता है कुंडली के अंदर, क्योंकि वो दूसरे भाव का और 7वें भाव का स्वामी बनेगा। दूसरे नंबर की राशि बढ़ेगी दूसरे भाव में और 7वें नंबर की राशि बढ़ेगी 7वें भाव में। तो शुक्र मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर प्रबल मार्केश बन गया। ठीक है, जिस ग्रह ने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सारे सुख देने हैं। और दूसरी तरफ गुरु जो भागेश भी बने हैं, लेकिन वो 6 भाव के स्वामी भी बने हैं, 12वें भाव के स्वामी भी बने हैं। तो मेष लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए शुक्र और गुरु शुभ ग्रह नहीं है, वो अपनी दिशाओं में शुभ फल नहीं देंगे। ठीक है, अब ठीक अगर हम बात करें वृष लगन की जन्म कुंडली की, मेष लगन के बाद अगर हम 2.25 घंटे के बाद जब लगन बदल जाएगा तो फिर जो लगन लगेगा वो वृष लगन लगेगा। वृष लगन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनकी जन्म कुंडली का कॉम्बिनेशन देखिए कि शुक्र वृष लगन की कुंडली के जातक के लिए अति प्रिय, अति शुभ, मंगलमय ग्रह बन गया। ठीक है, लेकिन जो मंगल है वो 6 भाव का स्वामी, यानी कि मेष राशि पड़ेगी 12वें भाव में और 8वीं राशि पड़ेगी 7वें भाव में, यानी कि वृष लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए मंगल प्रबल मार्केश बन गया। अब देखिए 2.25 घंटे पहले जो लगन चल रहा था वो चल रहा था मेष लगन, मंगल प्रधान व्यक्ति, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे वो मंगल प्रधान उनकी जन्म कुंडलियां होंगी। उनके लिए जो शुक्र है वो शुभ ग्रह नहीं होगा, और अगला जो लगन लगा उसके लिए, उनके लिए मंगल शुभ ग्रह नहीं है। तो ये कॉमन सेंस के बात, आप कॉमन सेंस की ये बात है, आप सोच के देखिए क्या एक ही ग्रह दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग फर्क ला सकता है? कि एक लगन के व्यक्ति के लिए एक ग्रह शुभ फल देगा और एक लगन के व्यक्ति के लिए वो अशुभ फल देगा। इसलिए साफ पता लगता है ग्रह व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल नहीं करते, ग्रहों की दशा, उनके पीरियड्स के हिसाब से टाइम स्पैन पता लगता है कि कौन सा वक्त अनुकूल जाएगा जीवन में, कौन सा प्रतिकूल जाएगा। यानी कि मेष लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए जो शुक्र की और गुरु की अंतर दशाएं जाएंगी वो अनुकूल नहीं होंगी, और वृष लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए जो मंगल की अंतर दशाएं जाएंगी वो अनुकूल नहीं होगी। ये कहने का तात्पर्य है। तो जीवन में 1% की जो आवश्यकता है एस्ट्रोलॉजी की अपने आप को समझने के लिए, उसके लिए जब कभी जीवन में आपको आवश्यकता महसूस हो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार सलाह ले लें, केवल और केवल एक बार। और इस बात का खास ध्यान रखें, यदि वो एस्ट्रोलॉजर आपको इस बात से भयभीत करे कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो वहां से आप सावधान हो जाइए, वहां आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और स्थिति जीवन में कितने भी प्रतिकूल चल रही हो, उस पर्टिकुलर ग्रह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, केवल और केवल भगवान की पूजा अर्चना की जाती है।
ग्रहों को बनाने वाले की शरण ली जाती है, ग्रह का अलग अलग उपाय नहीं किया जाता। जो पूजा अर्चना होती है वो भगवान को समर्पित की जाती है, ग्रह को समर्पित नहीं की जाती। इंडिविजुअल ग्रह की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा की जाती है। भगवान के प्रति समर्पण होना पड़ता है, भगवान के प्रति शरणागति करनी होती है। यही सर्वोच्च और परम उपाय है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बाकी आपको जैसे आपका जीवन का अनुभव हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जीवन में जो शांति और जो स्मूथनेस प्रासादिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, श्री दुर्गा सप्तशती, ये सब पढ़कर जो लाभ होता है वो ज्योतिष के टोने टोटके करके नहीं होता। जैसे ये होता ना, मन चाहा प्यार पाने के लिए चावल हाथ में लीजिए, उसमें केसर रखिए, सर के ऊपर से वार कर उसको दाईं तरफ फेंक, इस प्रकार के टोने टोटके करना समय की बर्बादी है और जीवन में इसका कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। जितने भी हमारी संस्कृति के प्रासादिक ग्रंथ हैं उनके पाठ करने से जो लाभ होता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, एक बात नोट कर लीजिएगा, प्लेन पेपर के ऊपर एक वाइट पेपर ले लीजिए और लाल पेन से ना, लाल जेल पेन से ये नोट कर लीजिए ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं। जब भी जीवन में मुसीबत में से छुटकारा मिलेगा, समस्या का हल निकलेगा, वो हल निकालने वाले होंगे भगवान। कोई ज्योतिषी नहीं होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होगा, जो भी होगा वो निमित्त बनेगा, भगवान निमित्त बनाएंगे। कहने का भाव ये है कि अपना जो डिवोशन है इंटरनल वो भगवान के ऊपर रखो, वो भगवान के ऊपर रखो। क्या होता है, आदमी ज्योतिषी के पास जाता है, एक उपाय बताता है, बड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है, अरे इसने तो बहुत बढ़िया उपाय बता दिया, तो इसका मतलब अगर इसका मतलब ये है कि अब कोई भी समस्या आएगी उसको वो हर समस्या का हल दे ही देगा अब तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी समस्या आएगी, आप पूछने जाओगे वो 50% होगा, 50% नहीं होगा। तीसरा आप पूछने जाओगे, तीसरा सॉल्व भी नहीं होगा। प्रॉब्लम का हल निकलेगा ईश्वर की पूजा से, ईश्वर की बंदगी से निकलेगा। लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल चलाने के बावजूद भी ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि ऐसे बोलने से मेरे पास क्लाइंट्स कम आएंगे, मैं कम फीस गेन कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं सच बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का जो उद्देश्य है वो एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन देकर पैसे अर्न करना नहीं है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, जो मैंने अपना टाइम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कंज्यूम किया और जो गेन किया वो अपने से कम एज, अपने से बराबर एज वालों के साथ शेयर करना, ताकि जीवन में किसी का समय बर्बाद ना हो और वो कम समय में सही चीज को पा जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर भगवान के ऊपर आश्रित रहकर हॉरोस्कोप दिखाने की इच्छा ही नहीं है, ये भी ऑप्शन एक बहुत बढ़िया है, ये भी हो सकता है। लेकिन जीवन को समझने के लिए, अपने नेचर समझने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स का नेचर समझने के लिए, उसकी कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, जैसे सूर्य प्रधान व्यक्ति की शनि प्रधान व्यक्ति के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं चलती, मंगल प्रधान व्यक्ति की बुध प्रधान व्यक्ति के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं चलती, गुरु प्रधान व्यक्ति की शनि प्रधान व्यक्ति के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं चलती, गुरु प्रधान व्यक्ति की शुक्र प्रधान व्यक्ति के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं चलती, सूर्य चंद्र वाले की आपस में बन जाएगी, सूर्य मंगल वाले की आपस में बन जाएगी, गुरु मंगल वाले की आपस में बन जाएगी, इस प्रकार की कंपैटिबिलिटी बन जाती है। तो इस प्रकार अपने फैमिली मेंबर्स के नेचर को समझने के लिए आप हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं, आप राय ले सकते हैं। बस ये तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर, दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तीसरी चीज, एक बात और इसी चीज में डाउन करूंगा। पहली बात, ज्यादा समय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ना कंज्यूम करें। यहाँ एक बात बोलनी मैं भूल गया, जनरली क्या होता है, आदमी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बड़ी मोटी सी जन्म कुंडली बनवा लेता है 200, 250, 300 पेज की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी भूल गया, जिसको अब मैं रिपीट करूंगा। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी ऐसी ऐप है कि उसके अंदर 400 योग डाले हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये सुनफा योग है, अनफा योग है, केमद्रुम योग है, बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग हर दूसरे आदमी की जन्म कुंडली के अंदर होता है, क्योंकि सूर्य शुक्र बुध हमेशा आगे पीछे चलते हैं, एक घर आगे पीछे होते हैं। या तो बुध शुक्र इकट्ठे होंगे, या तो शुक्र सूर्य इकट्ठे होंगे, या
बुध सूर्य इकट्ठे होंगे, एक घर आगे पीछे चलते हैं तीनों ग्रह, तो हर आदमी की जन्म कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग होता ही होता है। तो 400 योग जन्म कुंडली के अंदर होते हैं, और ऐसे इतने सारे चार्ट बन रखे होते हैं, डिग्रीज की कैलकुलेशन दी होती है। आजकल मार्केट के अंदर ऐसा इलेबोरेट करते हैं इस ज्योतिष को कि जैसे जीवन की हर एक घटना, हर एक काम ज्योतिषी जन्म कुंडली को देखकर एक्यूरेट बता देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ज्योतिष का सबसे अच्छा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने नेचर को गैस करना है, अपने नेचर को समझना है। ठीक है, एक ही आदमी के लिए, दो आदमी के लिए एक ही ग्रह अलग अलग प्रभाव नहीं दे सकते, ये फैक्ट है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक और। अभी मैंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखा अक्षय कुमार का, उसके पीछे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उस इंटरव्यू के अंदर एंकर ने बोला पिछले 5 साल में या पिछले इतने समय में आपने लगभग 800 करोड़ रुपए का तो टैक्स भरा है, 800 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। उस आदमी के, अक्षय कुमार के भी 9 ही ग्रह हैं, 9 ही ग्रह हैं उसकी जन्म कुंडली के अंदर भी। ठीक है, और जो ड्राइविंग करता है उसकी गाड़ी को, ठीक है, जो लाइटमैन, कैमरामैन, मेकअप मैन, जो लोग जूनियर आर्टिस्ट हैं जिन फिल्मों में अक्षय कुमार ने काम करके ये पैसा कमाया, उनके भी यही 9 ग्रह हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ये 9 ग्रह बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं और किसी को कुछ बहुत स्ट्रगल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लाइफ की मूवमेंट चलती है पास्ट कर्मा के हिसाब से। हॉरोस्कोप से मदद मिलती है आदमी के नेचर को समझने की, नेचर को समझ के प्रिकॉशन लेने की, मुझे क्या प्रिकॉशन जिंदगी में लेके चलना चाहिए ताकि मेरे डिसीजंस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सही हो, ये है मदद मिलती है। और एक तीसरी लास्ट बात इस वीडियो की, जब भी मदद मिलेगी भगवान से मिलेगी। और यहां एक पॉइंट को और ध्यान में रखना, घर में एक इष्ट देव रखें। एक इष्ट देव रखने का मतलब पत्नी का, पति का और बच्चों के इष्ट देव एक हो। ये नहीं एक इनकी पूजा कर रहा है, एक उसकी पूजा कर रहा है, एक उसकी पूजा कर रहा है। यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं मैं क्रिएट करना चाहता कि भगवान तो सारे एक ही, जिस मर्जी की पूजा कर लो। जब जिस मर्जी की ही पूजा कर लो तो फिर एक इष्ट रखने में क्या हर्ज है? एक इष्ट रखने से बहुत लाभ रहता है। दूसरा, इन वहमों में बिल्कुल ना पड़े कि इष्ट देव का चयन पंचम भाव से होता है या डेट ऑफ बर्थ से होता है। एक घर के अंदर 6 लोग यदि रहते हैं, माता पिता पत्नी पति और 2 बच्चे, तो 6 के 6 लोगों की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी, तो 6 इष्ट नहीं होंगे सबके अलग अलग। ठीक है, और पंचम भाव के अंदर भी जो राशि होगी वो सबकी अलग अलग ही होगी। बड़ा कोइंसिडेंस है कि किसी के शायद 2 लगन 3 लगन एक घर में मैच कर जाए, तो सबके इष्ट देव अलग अलग हो, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। एक परिवार के अंदर, एक परिवार के सदस्यों का एक इष्ट देव होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ज्योतिष के सबसे अच्छे उपाय हैं वृक्षारोपण करना। वो आप बिना पूछे किसी से भी वृक्षारोपण कर ही सकते हैं जन्मदिन पर, किसी अच्छे दिन त्योहार के ऊपर। और ज्योतिष की कोई भी एडवाइस अगर आपको चाहिए हो, जीवन के किसी भी पहलू से जुड़े अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, आप एडवाइस मेरे से ले सकते हैं। मैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर 1100 रुपये एक जन्म कुंडली के देखने के चार्ज करता हूं। और ये फीस मैंने इसलिए रखी है कि अगर फीस ना रखो तो बहुत ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और अननेसेसरली क्वेश्चंस पूछते हैं और बताई हुई किसी भी रेमेडीज़ को फॉलो नहीं करते, बहुत लाइटली लेते हैं। इसलिए मैंने इसको एक सिस्टमेटिकल तरीके से यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस काम को किया है इम्प्लीमेंट। अगर आपको ट्रस्ट हो, अगर आप लाइफ में हॉरोस्कोप दिखाकर किसी भी चीज़ के बारे में एडवाइस चाहते हो, आप मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। मैं आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो पढ़ाई की है उस सारे तजुर्बे के आधार पर और अपने जीवन के तजुर्बे के आधार पर, जो मैंने लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया है हर एक एस्पेक्ट के ऊपर, उसके आधार पर आपको बेस्ट सॉल्यूशन और एडवाइस देने का मैं रखता हूँ परमात्मा की कृपा से। आज की इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। उम्मीद है यूथ इस वीडियो को देखकर जरूर लाभ उठाएंगे। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक पे लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। जय श्री कृष्ण।